आपको तो पता है यहाँ का चलता है कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड जब वो साउथ इंडियन टोन में बोलते हैं। मैंने कहा नो, बाय गॉड हर्ष, मुझे आज तक साउथ से कोई भी कॉल ऐसा नहीं आया है जिसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड नहीं सुनना मिला हो। एक्टर जो लाइट कैमरा एक्शन सुनने के बाद कुछ करता है, उस एक्टर के लाइफ से लाइट जा चुका था। अगर मैं कह दूं कि मैं बीमार हूं और मैं लाइट नहीं फेस कर सकती, तो शायद ताउम्र लोगों को लगेगा कि रतन कभी लाइट फेस नहीं कर सकती और मेरे पास काम के ऑफर्स आने बंद हो जाएंगे। वो अपने दोस्त ही होते हैं जो किसी से कहना नहीं, लेकिन फिर वो आगे कहते हैं सिर्फ मुझे पता है, तुम भी किसी से कहना नहीं। पर मैंने जब रिकॉल किया, उसका बार बार इंटरेस्ट था कि मैं वो कोल्ड ड्रिंक पीऊँ। घर आने के बाद तो कंफर्म हो गया था बिकॉज आई वाज टोटली आउट उस ड्रिंक में, अच्छे से जो भी उन्होंने डाला था। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जो देसी भी हैं और बोल्ड भी, क्योंकि वो बिहार की रतन भी हैं और राजपूत भी। रतन, सबसे पहले सवाल हर फैंस का, कब टीवी पर लौट रही हैं? मुझे लगता है कि जितनी रुकावट थी अब वो जा चुकी है। काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद अब मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ, बट इस साल नहीं। दिसंबर तक मेरी पढ़ाई, मेरी अपनी जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होंगी और अगले साल से मैं काम की तलाश में लग जाऊंगी। तो मतलब अभी आप किसी तरह के ऑफर्स नहीं देख रही हैं? इस बीच में थैंकफुली बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं काम कर नहीं सकती थी। एक एक्टर जो लाइट कैमरा एक्शन सुनने के बाद कुछ करता है, उस एक्टर के लाइफ से लाइट जा चुका था। मतलब मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ था और जो आई से रिलेटेड है, और कहते हैं लाखों में एक को होता है तो वो लाखों में एक मैं थी। और मैं नाम उसका थैंकफुली अपने जो भी साइकोथेरेपी किया वो नाम वाम सब डिलीट कर दिया है, बिकॉज अब मेरे लाइफ में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नेगेटिव है। तो अब मैं आपका ये बड़ा बड़ा लाइट फेस कर सकती हूँ। इसके पहले मैं सूरज की रोशनी तक फेस नहीं कर पा रही थी हर्ष, और मैं दिन और रात काले चश्मे में होती थी। तो कई लोग हंसते भी थे कि ये देखिए ना मेकअप ना बाल कैसा और काला चश्मा लगा के घूम रही हैं। सो बहुत तरह के कमेंट्स भी फेस करती थी। तो कई बार पता नहीं चलता कि हम कौन सी बात छुपाएं और कौन सी बात बताएं। क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, अगर मैं कह दूँ कि मैं बीमार हूँ और मैं लाइट नहीं फेस कर सकती, तो शायद ताउम्र लोगों को लगेगा कि रतन कभी लाइट फेस नहीं कर सकती और मेरे पास काम के ऑफर्स आने बंद हो जाएंगे। तो डर के मारे कह सकते हैं कि मैंने बोल्ड होते हुए भी ये डिसीजन लिया कि मैं ये शेयर नहीं करूँगी, और ये खबर तब तक शेयर नहीं करूँगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कभी ठीक नहीं होता। बट मैं जानती हूँ कि डॉक्टर के साथ जब तक वो इंसान खुद को ट्रीट ना करे, ऑटो इम्यून ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ मेंटल रोग। या सो एब्सोल्युटली ओके, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको कब पता चला और किस तरह से आपने इसकी ट्रीटमेंट किया? मुझे पता चला 2018 में। जब मेरे फादर की डेथ हुई, फादर को कैंसर हुआ और जनवरी में वो चले गए हमें छोड़कर। लेकिन साथ में इतना सारा कैंसर पेशेंट के साथ आप इतना डील कर रहे होते हो कि मैं स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाई। एक नंबर की डरपोक हूँ मैं, मुझे उस टाइम पे लगा कि दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ों को तो फेस कर पाना ठीक है, बीमारी को फेस कर पाना मेरे बस की नहीं थी। जो कोई अपना, अगर कोई अपना हो तो, और अपना और लास्ट स्टेज हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। मैंने बहुत कुछ किया, बट साथ साथ में मैं बीमार पड़ती गई। ऐसे कहते हैं कि जब ऐसा दौर होता है तो कौन अपना है और कौन पराया है इसकी पहचान हो जाती है। इंडस्ट्री में कौन थे जिन्होंने इस दौर में आपका साथ दिया? आप मानती हैं कि हाँ ये सच्चे दोस्त हैं? इंडस्ट्री में ये बात मैंने शेयर ही नहीं किया, क्योंकि वो अपने दोस्त ही होते हैं जो किसी से कहना नहीं, लेकिन फिर वो आगे कहते हैं सिर्फ मुझे पता है, तुम भी किसी से कहना नहीं। और ये नहीं कहने के चक्कर में पूरी इंडस्ट्री को पता होती है और आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इंडस्ट्री पार्टी के लिए बहुत अच्छी है, आपके लाइट फेस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड आप हैं
और कुछ सिस्टम्स हैं, ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर हैं, आपका पढ़ाई लिखाई है और ट्रैवलिंग है। मैंने मुंबई छोड़ दिया उसके बाद, आप देखेंगे मैं ज़्यादातर ट्रैवल करती रही हूँ। लोगों को लग रहा था कि रतन सब कुछ छोड़कर घूम रही है, पता नहीं क्या हो गया उसे, बट पता नहीं क्या हो गया है उसे। ऑफ कोर्स मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं। टीवी के अलावा फिल्म्स, वेब सीरीज़ के लिए आप ओपन हैं अगर मौका मिले तो? मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ, बस स्मूथ होना चाहिए। मुझे किसी भी चीज़ को करने के लिए स्ट्रेस नहीं चाहिए, बिकॉज एक्टिंग मेरे लाइफ का पार्ट है। मतलब एक्टिंग इज़ नॉट माई लाइफ, एक्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो स्मूथली आया, आई एम हैप्पी, नहीं आया फिर भी मैं खुश हूँ। रिसेंटली आपने एक बताया था कि एक इंटरव्यू में कि किस तरह से इंडस्ट्री में जो है कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते, बट जैसे आपने बताया था कि कोक में आपके कुछ मिलाए गए, उसके बाद आप किस तरह से उससे बची, क्या इंसिडेंट हुआ था, किस तरह पूरी चीज़ हुई थी, अगर आप बता पाएँ तो? हर्षी, बहुत स्टार्टिंग की बात है, जब मैं यहाँ आई थी वो 2007 एंड था या 2008 का बिगनिंग था, वो मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँगी अभी। लेकिन जब मैं आई थी, ऑफ कोर्स ओशिवारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे एड्स का और बहुत सारा ऑडिशन चल रहा होता है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, नाम भी मेंशन नहीं कर सकती बिकॉज उसके पीछे बहुत लीगैलिटी होती है। तो वहाँ खैर उसके ऊपर ऑडिशन चल रहा था। ऑडिशन में जो डायरेक्टर थे वो वेल नोन फेस थे, और जो बंदा था वो कोऑर्डिनेटर अपने आप को बता रहा था, और उसने मेरा ऑडिशन बोला कि आपका ऑडिशन है, और भी लोग थे। और टीवी के जाने माने चेहरे भी 2-3 थे जिनको मैं स्मॉल टाउन से भी देखती आ रही थी। तो बस नर्वसनेस थी कि पता नहीं होगा या नहीं, लाइन्स याद करने में लगे हुए हैं। जब मैं अंदर गई तो उस आदमी ने, जो डायरेक्टर थे, ने कहा तू अपना जल्दी कर। मुझे थोड़ा ऑड लगा कि मैं शायद अच्छी नहीं लग रही हूँ, ये नहीं चाहते मेरा ऑडिशन लेना, कि क्या है, कुछ डाइसी तो था। मैं उस आदमी को, मैं डायरेक्टर को देखकर वो ऑडिशन दे रही थी बिकॉज ही इज़ द नेम। तो खैर ऑडिशन हो गया, मैं बाहर आई। थोड़ी देर के बाद वो आदमी कोऑर्डिनेटर आया और कहा हो गया तुम्हारा, तो एकदम क्या मस्त परफॉर्म किया। मतलब उसने बिल्कुल ऐसे किया कि पहला राउंड हो गया। उसने फैंटा दिया था, कोक नहीं था, फैंटा दिया, और ये तो वो पड़ा हुआ था और हम लोग बात करने में लगे हुए थे। पर मैंने जब रिकॉल किया, उसका बार बार इंटरेस्ट था कि मैं वो कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, और फ्रेंड को भी दिया था। अब दोनों ऐसे ऑकवर्ड हो गया आधे घंटे में कि आपको पीना ही है, कि अरे थोड़ा तो पीजिए, अरे क्या प्रॉब्लम है टाइप्स। हमने कोल्ड ड्रिंक पिया और उन्हें कहा कि ठीक है अब आप जाइए, हम थोड़ी देर में आपको कॉल करते हैं, आप रेडी रहिएगा, आपको दोबारा सेकंड राउंड के लिए आना है। हम घर गए। मुझे हल्का हल्का डाउट हो रहा था कि कुछ है गड़बड़, बिकॉज मैं बिल्कुल सेंस में नहीं फील कर रही थी। मुझे लगता है कुछ फिसल रहा है, कुछ कंट्रोल जा रहा है मेरे ऊपर से। मैंने बेनी को कहा कि बेनी, कोल्ड ड्रिंक में कुछ था नहीं ना, देखो कुछ लग रहा है क्या ऐसे? तो उसने बोला नहीं मैंने भी पिया है, कुछ नहीं लग रहा है। कुछ देर के बाद ये होने लगा कि अरे तेरे को शक हो रहा है, हम इतनी बातें करते हैं इन सब चीज़ों की, तुझे डाउट हो रहा है, तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, और होगा तो मैं हूँ ना। एग्जैक्टली 45 मिनट बाद उनका कॉल आया कि आप फटाफट से 4 बंगला महाड़ा पहुँचिए और सेकेंड राउंड है। तब तक मुझे काफ़ी हद तक लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे एक राखी भाई हैं, राजूदा, जो कि दिल्ली से आए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ चल ना, कौन सी बड़ी बात है, अरे यहाँ तो ये सब होता रहता है, 4 बंगला तो अपना पहचाना हुआ है, चल। हम रिक्शे पे 3 लोग सवार होकर पहुँच गए जी सेकेंड राउंड ऑडिशन के लिए। वहाँ गए तो हर्ष, वो जगह इतना, मतलब बहुत ही देख कर ही फीलिंग आ रही थी कि इट्स नॉट सेफ, कुछ तो गड़बड़ है। तब तक बाहर जैसे वेट कर रहे थे, और तब तक एक साइड में सामने ही जस्ट दरवाज़ा खुला, और उस दरवाजे के अंदर से मुझे बेड दिखा, बिस्तर दिखा, जो बिल्कुल ही ऐसे यूज्ड हालत में थे, बेडशीट वगैरह, और उस पर एकदम यंग लड़की, आई थिंक 16 से 18 के बीच में होगी, वो बहुत ही अजीब मैसी कंडीशन में वो वहाँ पे लेटी हुई थी, एंड शी वाज नॉट इन हर सेंसेस। देखकर ही समझ में आ गया कि ये जगह बिल्कुल क्रीपी है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। और तब तक वो बंदा आया और उसने जो मेरी डांट लगानी शुरू की, बॉयफ्रेंड को लेकर आती हो,
ये जगह बॉयफ्रेंड के लिए है, मतलब लिटरली जैसे धमका रहो और उसका कुछ कहते हैं ना कि प्लान पे पानी फिर जाना। मैंने कहा सॉरी गलती हो गई, भाई है। ऐसे भाई बहुत देखे हैं, क्या कुछ नहीं कहा। हमने सिर्फ तीनों ने अपना अपना बैग और हाथ लिया और वहाँ से जो निकले पतली गली से, बस उसके बाद घर आए। घर आने के बाद तो कंफर्म हो गया था बिकॉज आई वाज टोटली आउट। उस ड्रिंक में अच्छे से जो भी उन्होंने डाला था, बेहोश होने की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं रहता है आपके ऊपर। तो रतन, जो न्यू कमर्स आज के टाइम पर आते हैं तो वो अगर इस तरह चीज़ों से बच सके तो क्या रास्ता अपनाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कैसे पता लगाएं कि नहीं ये सेफ़ है या नहीं? जैसे आप मैं हर्ष पहली तो बात ये करूँगी कि हम सिर्फ 2 ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच अब आउच जैसा हो गया है, हर किसी के साथ आउच, तेरे साथ भी, मेरे साथ भी, इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन जो हिडन इंडस्ट्री है, जो इस तरह की सी ग्रेड फिल्म्स बनाती हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मैं उस दिन फंस सकती थी, राइट? और एक बार अगर आप उस कंडीशन में फंस जाएं तो आपके लिए निकलना नामुमकिन है। मेरे सी ग्रेड ब्लू फिल्म्स पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुकी होती अगर मैं उस दिन टचवुड ना बची होती। तो ऐसा औरों के साथ भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है। मैं जो बात कर रही हूँ ना हर्ष, ये आज मैं बात कर रही हूँ क्यों? क्योंकि मैं पहले से बहुत बोल्ड हो गई हूँ। मुझे अब अपने प्रोफेशन की गुलामी नहीं करनी कि मुझे काम नहीं मिला तो। ऑफ कोर्स आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में बहुत खुलकर नहीं बात करते, जानते सब हैं, पर किसी को जनवाते नहीं हैं कि भैया ये हो रहा है, राइट? सो इससे बचने का एक तरीका तो है। मैं अभी भी कहूँगी, मैंने पता है ये बात इसलिए भी शेयर नहीं की थी उस टाइम पे क्योंकि मैं रतन राजपूत नहीं थी तब मैं आई थी 2009 जब से मैंने लाली किया, उसके बाद से मेरे लाइफ में इस तरह के घटना नहीं है। फिर डिफरेंट, फिर नोन हो चुकी थी, लोग समझ चुके, नोन होने के बाद फिर क्लास चेंज हो जाता है ना, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच होते हैं। सो वो आपके हाथ में है, वो सेफ है। आपके अंदर ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्या हुआ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी मतलब नहीं करूँगी, मुझे काम नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हिडन इंडस्ट्री है, जो सी ग्रेड इस तरह की काम करते हैं, वो क्राइम है। वो अनजाने में आप उसका जब पार्ट बन जाओगे तो आप निकल नहीं सकते हो। आप क्या करोगे? पुलिस कंप्लेन करो। मुझे आज भी वो हॉन्ट करता है कि मैं उस समय इतनी वीक क्यों थी, मैंने क्यों नहीं जाकर पुलिस कंप्लेन किया, या मैं उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर पाई ना यार। सो हर इंसान के लाइफ में एक इंसिडेंट होता है जो याद आए तो बुरा लगता है। किसी के थ्रू एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो जाता है। मेरे लाइफ में ये इंसिडेंट है जो मुझे हमेशा थोड़ा तकलीफ़ देता है कि मैं कुछ नहीं, और मैं अकेली कुछ कर सकती भी नहीं थी बिकॉज उनका पूरा गैंग होता है जहाँ आप बड़े डायरेक्टर का फेस है और उनके पीछे ये सब काम हो रहा है। आई डोंट नो वो बड़ा डायरेक्टर वहाँ पे क्या कर रहे थे, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट उसमें था। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनका वहाँ होना नहीं होना चाहिए था। वो आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव है? यस। जैसे मैं अभी बात बताती हूँ, आज साउथ का बहुत नाम है, राइट, और बहुत संस्कार की बात हो रही है। मैं अगले जन्म कर रही थी और मुझे साउथ से बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के आए, लेकिन साथ में ये आता था कि रतन जी थोड़ा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा, बड़े पतले हो। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि और आपको यहाँ के नॉर्म्स तो पता है ना, तो वो तो आपको थोड़ा वो भी दबे आवाज़ में। मैंने कहा कौन सा नॉर्म्स? तो बल्कि वही अब तो सबको पता है इंडस्ट्री में, क्योंकि क्या, तो बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अपने एक्टर, मेन लीड ओनली, हाँ, एंड मे बी DOP हमको पता करना हो कि तो क्या, क्योंकि वो आपको तो पता है यहाँ का चलता है कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड जब वो साउथ इंडियन टोन में बोलते हैं। मैंने कहा नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जो बॉलीवुड की बात सिर्फ हो रही है, मैं ये कह रही हूँ कि ये होता साउथ में भी है, लेकिन साउथ आज भी अच्छा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने संस्कार को रखे हुए है अपने साथ, संस्कृति नहीं भूला है। वो अभी भी अपने कपड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, अभी भी अपने धर्म को, अपने रिचुअल्स को, अपने पूजा को वो सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। बाय गॉड हर्ष, मुझे आज तक साउथ से कोई भी कॉल ऐसा नहीं आया है जिसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड नहीं सुनना मिला हो। डीओपी हट जाते हैं कभी कभी, लेकिन हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये 3 हमेशा होते रहे हैं। अब तो खैर साउथ मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं आज भी कहना चाहूँगी कि ये सारी बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, स्मॉल टाउन के पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी या बच्चों को बोलना चाहूँगी, इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, कुछ लोग ख़राब हैं। कुछ लोग ख़राब। हम घर में आज भी भात दाल खाते हैं, चावल में कंकड़ आता है, कंकड़ को चुनकर हटाइए और चावल पकाइए, खाइए। इंडस्ट्री भी वैसी है, अच्छे और बुरे जो कंकड़ जैसे लोग मिले उनको हटा दीजिए यार। बहुत इंडस्ट्री बहुत बढ़िया काम कर रही है। सो बस बढ़िया लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत है। सो बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।